5 दहाइयों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ही किया हुआ फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में कानून और इंसाफ और आइन के मुताबिक नहीं था। कम से कम इतना कह के उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दी कि जो बार बार कहा जाता है कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। जनरल ज़िया के दबाव के नीचे जजेज़ ने जिस तरीके से फैसले किए थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कंट्रोवर्शियल रोल था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला को हैंडल किया गया, किसी न किसी स्टेज के ऊपर खोल के उन जजों के किरदार के ऊपर भी और उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनके रोल के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी झांकना पड़ेगा अपने अंदर कि जिस तरीके से वो फैसले करते रहे माजी में। सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, उसके बाद भी बेशुमार मौके ऐसे आए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल दे दिए। नवाज शरीफ का पनामा के मामले के ऊपर जब केस सामने आया तो वहाँ इकामा की बुनियाद के ऊपर उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दे दी गई। और अभी फौरी तौर पर अभी मौजूदा केसेस पे आ जाएं तो इमरान खान के मामले में एक मामला चल रहा है जो इस वक्त सामने है, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई। लेकिन उसमें बल्ले का निशान लेने में जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उससे एक पूरी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर होगी, एक टेक्निकल फ्लॉ की बुनियाद के ऊपर। बाकी सियासी जमातों का भी इलेक्शन प्रोसेस उसी तरह का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसको कभी ना कभी जाके उनको दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या इस फैसले से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई या जमहूरियत कमज़ोर हुई। अभी इलेक्शन में रिज़र्व सीटों का मामला है, वो भी घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया, लेकिन ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस को भी इसके ऊपर तय करना पड़ेगा कि जो आज क्या आज से 50 साल बाद उनको दोबारा रिव्यू करके दुरुस्त किया जाएगा या आज ही दुरुस्त बुनियाद डाल ली जाए। भुट्टो केस में जजेस ने जो बातें कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ुबानी सुन लेते हैं कि उनके हुक्मनामे में क्या ऑब्जर्वेशन है, सुन लें पहले, फिर आगे चलते हैं। To us, the question of law in essence is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, hereinafter Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, which was the Lahore High Court, and the appellate court, which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Mohammad Ahmad Khan Kasuri. अल्टीमेटली ये आपको एक और लाइन सुनवानी चाहिए थी हमें, जिसके अंदर वो जाके कहते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया। हमने एक हिस्सा उसका सुनाया, कोशिश करूँगा आगे जाके आपको बाकी जो अल्टीमेट उनका फाइंडिंग है वो आपको सुनाऊँ। बाकी क्वेश्चंस को उन्होंने साइड पे रख दिया, लेकिन उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो फॉलो नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके आगे जाके ये भी कहना चाहिए कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ और एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया तो ये जुडिशल मर्डर है। अब 50 साल बाद आप उस बंदे की ज़िंदगी तो वापस नहीं लुटा सकते। तो जो मामला आज हाथ में है, क्या उसके ऊपर भी ऐसे ही करना है या उससे बेहतर तरीकाकार अपनाया जा सकता है। पिलडैट ने एक इंतखाबी अमल के ऊपर रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट कहती है कि 2024 के इंतखाबात में जो मुनसिफाना स्कोर है वो सबसे कम रिकॉर्ड किया गया, सबसे कम। उन्होंने 2013, 18 और 24 तीनों का कंपैरिजन किया और लोएस्ट स्कोर जो है 2024 के इंतखाबात को दिया। क्यों दिया है वो प्रोग्राम में उस पर भी चल के बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इसी इलेक्शन प्रोसेस और जो जिस तरीके से पाकिस्तान में मैनेज किया जाता है, 13 में अगर नून लीग की हुकूमत आनी थी तो 13 के इंतखाबी अमल के दौरान तकरीबन सारे बड़े जो प्लेयर्स थे या स्टेक होल्डर्स थे उनसे आपको इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाता था इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत आनी है। 18 में पीटीआई की आनी थी तो पीटीआई के नंबर्स चाहे पूरे थे कौमी असम्बली के या नहीं थे, ये बात डन डील थी कि नून लीग की पीटीआई की हुकूमत ही 18 में बनी है। कराची से 14 सीटें मिल जाती हैं। इस दफ़ा अगर उनको पीटीआई को नहीं हुकूमत मिलनी थी तो कराची की सारी सीटें उनसे निकल जाती हैं और वो सारी सीटें एमक्यूएम को मिल जाती हैं। तो ये प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे मैनेज होता है, मौलाना फजलुर रहमान की ज़बानी सुनिए।
जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। जो आपका मैंडेट 2018 में था तकरीबन कुछ ऊपर नीचे आज भी वही है। आपकी इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं है? और यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ, उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों?